Let's start software engineering, and I'll be talking about external requirements. We have already done the functional and non-functional requirements, जो कि आप लोगों को मैं शेयर करने जा रहा हूँ. ये देखिए, आप लोगों को शेयर कर चुका हूँ मैं. देखिएगा कि ये जो हम लोगों ने नॉन फंक्शनल और फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, ये हम लोगों ने कर लिया था, है ना. ये हम लोगों ने कर लिया है, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. के बाद जो है एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट हम लोगों को देखना है. एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, है ना. एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट क्या होता है ये हम लोग आज जानेंगे. अब देखिए एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट क्या होता है. ध्यान से सुनते चले जाइएगा, याद रह जाएगी चीजें. ध्यान नहीं दीजिएगा, एग्जाम के टाइम में याद नहीं रहेगी, एकदम बिल्कुल कंफर्म. तो ध्यान से सुनते चले जाइएगा बढ़िया से. एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स, इट मे बी प्लेस्ड ऑन बोथ द प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस. एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट क्या कहता है? इट मे बी प्लेस्ड ऑन बोथ द प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस. प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों के लिए ये एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट जो है दोनों के लिए होता है. ठीक है. अब ये समझिए कि प्रोडक्ट क्या है और प्रोसेस क्या है. नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट? द प्रोडक्ट विच यू आर ट्राइंग टू मेक इज कॉल्ड द प्रोडक्ट. जो भी आप डेवलपमेंट करेंगे, जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे, वो तो प्रोडक्ट होगा. लेकिन प्रोसेस वो होगा कि जिस तरीके से आप बनाएंगे उस सॉफ्टवेयर को, कौन कौन से डोमेन में बांटेंगे, किस तरीके से डोमेन डिवाइडेड होगा डिफरेंट मॉड्यूल्स में. डिफरेंट मॉड्यूल्स को एक अलग अलग जो है आप लोग उसको टेस्टिंग कीजिएगा, फिर एक साथ उसको कंबाइन कीजिएगा, फिर एक बार फिर से टेस्टिंग कीजिएगा. तो ये प्रोसेस है. दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस. एंड दिस प्रोसेस एक्चुअली नीड्स टू बी पुट ऑन while having or while making a software. एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स क्या होता है? तो इन्हीं चीज को डेवलप करने के लिए जो है हम लोगों को एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है. अब एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट की जरूरत किस तरीके से पड़ती है आगे देखेंगे हम लोग. derived it is derived from the requirement in which the system is developed. It is derived from the environment in which the system is developed. In which the system is developed कहने का मतलब यह है कि it is derived from the environment. कैसे environment से derive किया गया है? both जो कि आपका प्रोडक्ट और प्रोसेस में जो 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 बन रहा है, जो आपको environment दिया गया है, जिस environment में आप अपने सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर रहे हैं, तो ये सारे environment होते हैं जिसमें कि जिस समय आपका जो सॉफ्टवेयर है जिस प्लेटफॉर्म पे क्रिएट हो रहा है, तो वो एक एनवायरनमेंट होता है जहाँ जिस पर कि आपका प्रोडक्ट बनाया जा रहा है. और ये प्रोडक्ट जो है आपका बनेगा, कई तरीके से जो है इसमें काम होता है. अब एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट बेसिकली किस पर बेस्ड है वो देखिएगा. एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स आर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन डोमेन इंफॉर्मेशन. जिस भी एप्लीकेशन पर, मतलब कि जैसा भी एप्लीकेशन डोमेन है, इंफॉर्मेशन का जो भी एप्लीकेशन डोमेन है, तो उस एप्लीकेशन डोमेन के इंफॉर्मेशन पर जो जो भी एप्लीकेशन डोमेन इंफॉर्मेशन है, उस एप्लीकेशन डोमेन इंफॉर्मेशन पर जो है हम लोगों का एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट जो है हम लोगों का होता है. और एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका एप्लीकेशन डोमेन कहते हैं जब, ये जिस बेसिस पर, मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे आपका सॉफ्टवेयर बनेगा, जैसे जावा प्लेटफॉर्म हो गया, या फिर आपका CSS हो गया, या फिर आपका डिफरेंट पावर ये सॉरी ये जो आप लोग का HTML हो गया, या C हो गया, C++ हो गया, कौन सा डोमेन, VB हो गया, .NET हो गया, तो ये डोमेन होते हैं. और उसी में आपका, मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें होती हैं. एक तो होता है आपका फ्रंट एंड और दूसरा होता है बैक एंड. तो बैक एंड किस पर है, फ्रंट एंड किस पर है, वो सब कुछ डिसाइड होता है. और इसी को हम लोग एप्लीकेशन डोमेन कहते हैं, जिस पर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाया गया. ठीक है. तो नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल कंसिडरेशंस. ऑर्गेनाइजेशनल कंसिडरेशन का मतलब होता है कि कंपनी के अपने नॉर्म्स होते हैं,
और उस नॉर्म्स के अनुसार जब कंपनी ये डिसाइड कर लेते कि हमें इस प्लेटफॉर्म पे बनाना है, तो फिर वो काम उसी प्लेटफॉर्म पे चलेगा, चाहे वो रिक्वायरमेंट कोई भी हो सकता है कि हमारे पास उस तरीके के इंजीनियर ना हो, तो हम लोग उसको रिक्रूट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग सॉफ्टवेयर ले लेंगे, डिसाइड हो गया कि जावा प्लेटफॉर्म पर बनाना है और उसके बाद हम लोग बना रहे हैं सी पर। नहीं, ये हम लोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन का कंसिडरेशंस होता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस के नॉर्म्स होते हैं, उसके अनुसार ही हम लोगों को सबको काम करना होता है। नेक्स्ट है द नीड फॉर द सिस्टम टू वर्क विथ अदर सिस्टम। कहता है कि कई बार जो है हम लोग का जो सॉफ्टवेयर जो बनता है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर मशीन पे काम करे। सपोज कीजिए कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया, जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया आपने, वो सॉफ्टवेयर हो सकता है कि ऐसा हो कि वो सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा जो है आपके डिफरेंट सिस्टम के साथ काम ना करे। मतलब आपके सिस्टम के साथ काम कर रहा है, बाकी के सिस्टम के साथ काम ही नहीं कर रहा है। तब क्या करेंगे? बाकी के सिस्टम के साथ काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? सपोज कीजिए कि आपने जो बनाया वो विंडोज़ पे बनाया, है ना? किस पे बनाया? विंडोज़ पे बनाया। और विंडोज़ पे बनाने के बाद जो है वो विंडोज़ पे ही रहेगा, ऑब्वियसली। तो जब विंडोज़ पर है तो वो मैक ओएस पे काम करेगा क्या? वो नहीं काम करेगा मैक ओएस पे। क्यों नहीं काम करेगा? वो इसलिए काम नहीं करेगा मैक ओएस पे क्योंकि जो आपका मैक ओएस होता है दैट हैज़ डिफरेंट कैपेबिलिटीज। विंडोज का अलग कैपेबिलिटी है, एंड्रॉयड का अलग कैपेबिलिटी है। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, तो उसके कंपैटिबिलिटी के अनुसार सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। तो ये कहता है कि जो आपका सिस्टम का रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो बन जाए, लेकिन वो ऐसा बने कि जितने भी सिस्टम हैं, मतलब कि जितने भी अदर सिस्टम हैं उसके साथ भी वो काम करे। तभी तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा, तभी तो सारे लोग खरीदेंगे आपके सॉफ्टवेयर से। तो इसलिए जो है ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। इसीलिए आप देखिएगा कि जो मैक्सिमम जितने भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जो अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सारे के सारे बेस्ड सभी पे बेस्ड आते हैं। जैसे विंडोज़ के अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, मैक ओएस के अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, और जो आपका लिनक्स और यूनिक्स के जो सॉफ्टवेयर हैं वो अलग आते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके का बना हुआ है। तो वो हमें ध्यान में रखना है कि वो सारे सिस्टम पे काम करे, ऐसा बनाना है। हेल्थ एंड सेफ्टी और डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस दूसरी चीज़ें हैं कि हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि सॉफ्टवेयर बनाना तो है, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने के साथ साथ हमारे हेल्थ इश्यूज़ में कोई दिक्कत, हेल्थ इश्यूज़ ना हो, कोई भी, मतलब कोई भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम ना आ जाए। कहने का मतलब, आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कंप्यूटर पे बना रहे हैं, अभी अब हो क्या रहा है कि आप जाइएगा और इस कोरोना काल में जो है आप लोग सॉफ्टवेयर बना लीजिए और वहाँ पे जो है भीड़ भाड़ इकट्ठा कर दीजिए और सबको कोरोना हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि आपका जो आप 24 घंटे में से आप जो है 15 घंटा जो है आप काम कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आपकी आंखों को तकलीफ हो जाए। देयर शुड नॉट बी एनी हेल्थ इश्यूज। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल कंसिडरेशंस के अंतर्गत ही आता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने नॉर्म्स हैं उसको फॉलो किए जाएं। तो हेल्थ एंड सेफ्टी और डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन क्या है? इन दोनों को अलग अलग चीज़ समझिएगा। हेल्थ एंड सेफ्टी तो ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन में क्या होता है कि आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। रिस्पॉन्सिबल बनने का मतलब ये है कि जब आप इंडस्ट्री में जाओगे, इंडस्ट्री में काम करोगे, तो क्या होता है कि इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आपको ऐसे ही नहीं मिलता है। आप सॉफ्टवेयर का काम करोगे, कोई पता चला कि जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो उसमें आप मेहनत कर रहे हो, उसको कोई पेन ड्राइव में डाल करके और कहीं बाहर ले जाके और किसी दूसरी कंपनी को दे दिया, तो आपका मेहनत तो पूरा पानी में चला गया ना। तो ये सिक्योरिटी और सेफ्टी के प्रोटेक्शन रेगुलेशंस होते हैं। कहने का मतलब कि आप अपने डेटा को इधर से उधर नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट सेंड इट ऑन योर मेल। आपका जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो बहुत टाइट होना चाहिए।
आप किसी भी रूप में किसी भी चीज़ से आप अपने डेटा को कहीं दूसरी जगह तीसरी जगह नहीं भेज सकते हो। तो ये गलत बातें हैं। तो आपको यू विल हैव टू बी लॉयल। क्यों? क्योंकि आपका डेटा का प्रोटेक्शन उतना ही ज़रूरी है। आप कंपनी खोले हो, आपके साथ क्लाइंट जुड़ी हुई है, क्लाइंट के कई सारे डेटा हैं आपके पास, तो उस डेटा को आपको ख्याल रखना है ना? तो वो डेटा जो है, यही डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, मतलब कि कंपनी के नॉर्म्स के अनुसार जो डेटा प्रोटेक्शन होता है उसको हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट इज इवन बेसिक नेचुरल लॉ सच एज द लॉज ऑफ फिजिक्स। अब ये बड़ी ही अजीब सी बातें हैं। बेसिक नेचुरल लॉज कहने का मतलब ये है, नेचुरल लॉज कहने का मतलब ये है कि हम लोग लॉफुली टोटल काम करें। कंपनी की जितने भी काम के काम होते हैं, कंपनी से रिलेटेड जितनी भी काम होती है, वो सब लीगल काम होती है। इलीगल कोई भी काम हम लोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड कंपनी, जो भी कंपनी खुलती है वो गवर्नमेंट से सर्टिफाइड कंपनी होती है। और जो भी ये कंपनी होती है वो गवर्नमेंट सर्टिफाइड होने के साथ साथ आपका रेगुलेशन, उसका जो गवर्नमेंट का जो रेगुलेशंस है वो भी सारी चीज़ फॉलो करने पड़ते हैं। अगर फॉलो नहीं किया गया तो गवर्नमेंट आपके कंपनी पर कभी भी इंस्पेक्शन कर सकती है। कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो फिर जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं या कंपनी के जो मेन हेड हैं, उनको जो है भारी प्रॉब्लम में वो फंस जाएंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी को ग्रो तो करना है, लेकिन लीगल तरीके से ग्रो करना है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेचुरल लॉज एंड सच एज लॉ ऑफ फिजिक्स। जो लॉ ऑफ फिजिक्स कहता है, तो लॉ ऑफ फिजिक्स कहने का मतलब ये है कि एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब आप अगर काम कर रहे हैं तो आपको उसके अनुसार आपको पैसे मिलने चाहिए। अगर नहीं मिल रहे हैं, आप नॉर्म्स के अगेंस्ट हैं, आप उस नॉर्म्स के अनुसार नहीं सोच रहे हो कि आपको उतने पैसे जो है नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप कंपनी छोड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ नेचुरल लॉ ऑफ फिजिक्स हैं। ये सब हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, जो कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ज़रूरी है ना? डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली ये सारे एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, और ये एग्जाम्पल्स भी हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एग्जाम्पल्स हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, मेडिकल डेटा सिस्टम। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? मेडिकल डेटा सिस्टम, द ऑर्गेनाइजेशंस डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर must certify that all the data maintained according to the data protection legislation before the system is put into operation। कहने का मतलब कि जो भी आपका मेडिकल डेटा सिस्टम है उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है, द ऑर्गेनाइजेशन डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर मस्ट सर्टिफाई ऑल द डेटा इज मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन। कहने का मतलब यह है कि आपका जो भी मेडिकल डेटा सिस्टम, कहने का मतलब कि जितने भी आपके डेटा हैं उसको प्रोटेक्ट करना है आपको। वही चीज़ें हैं जो मैंने पहले डिस्कस किए हैं। उसमें डिफरेंट ऑफिसर्स एम्प्लॉय किए जाते हैं, डिफरेंट पर्सन्स एम्प्लॉय किए जाते हैं, और ये ऑफिसर सर्टिफाई करते हैं कि जो भी आपके डेटा हैं दैट हैज़ टू बी मेंटेन्ड, और डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग उसका काम होना चाहिए। और उसके बाद ये जो डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन है, इसमें क्या होता है कि डेटा को प्रोटेक्ट करने की बात आती है कि आपके द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है वो आप ही का डेटा है, उसको आप रूल्स को वायलेट नहीं कर सकते हैं। डेटा आपके लिए आपको सुरक्षित रखना है, और ये पता किया जा सकता है कि किस सिस्टम से कौन सा डेटा गया है। हर चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट इज ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ब्रिंग द ट्रेन टू अ कंप्लीट हॉल्ट इज कंप्यूटेड यूजिंग द फॉलोइंग फंक्शंस। अब ये कहता है कि ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है। ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है कि ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का मतलब ये है कि आपका जो डेटा है
वो डेटा कुछ और नहीं है बल्कि कुछ ऐसे प्रोटेक्शन टेक्निक को अपनाता है जिसमें कि वो एक चेन हो जाता है, चेन बनता है। और वो एक चेन सिस्टम है जिसमें कि क्या होता है कि आपका जो रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरा करना है। जैसे मान लिया आपने सॉफ्टवेयर बनाने का जिम्मा लिया है, तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो आप 2 महीने में बनाना है तो आप उसको 5 महीने नहीं ले सकते हो। दैट हैज़ टू बी रन इन विद इन टाइम, क्योंकि उस 3 महीने का अगर एक्स्ट्रा टाइम लग गया, वो 3 महीने का जो कंपनी की जो खामियाजा होगी वो भुगतना पड़ेगा और वो प्रॉब्लम में फंस जा सकते हैं। समझ गए? तो ये जो प्रॉब्लम है वो हो जाएगी और प्रॉब्लम तरीके से जो है हम लोगों को करना होगा। इसको जो है प्रॉब्लम को हम लोग को फेस करना होगा कि जो भी प्रॉब्लम आए वो सही से आए, ऐसे सही से जो भी प्रॉब्लम आए उसको सॉल्व किया जा सके। तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना होगा कि जितने भी आपके जो प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं वो समय पे कंप्लीट हो और जो फंक्शनैलिटी है उसके वो पूरे फंक्शनैलिटी के साथ हो। तो उसका एक फंक्शन भी दिया हुआ है, जी ट्रेन इज इक्वल टू जी कंट्रोल प्लस जी ग्रेडियंट। तो ये डिक्लेरेशन है जिसमें कि क्या होता है कि आपका जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो आपका देखता है जो लॉ ऑफ फिजिक्स जो बोल रहे हैं वो ट्रेन सिस्टम का। तो जी ग्रेडियंट आपका वही होता है ये 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सब चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं आती है। आपको बस ये जानना है कि डेटा जो है वो आपको सुरक्षित रखना है, प्रोटेक्शन सिस्टम के अनुसार आपका डेटा कंप्लीट होना चाहिए टाइम पे। ये दोनों चीज़ें आपको जाननी है। आगे जो है आपका है सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट। आगे है आपका सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट। तो सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट में जाने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आपका जो डेटा है वो किसी न किसी तरीके से आपका बढ़िया से ये हो जाए। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप लोग इसको पढ़ लें। सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट जो है वो काफ़ी कुछ इसमें बताना है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बहुत ज़्यादा आज मैंने नहीं बताया है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत कुछ है। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि आप लोग निरंतर पढ़ते रहें, इसीलिए मैं आपको वीडियोस हमेशा भेजता रहता हूँ, निरंतर भेजता रहता हूँ, ताकि आप लोगों का काम हमेशा आगे बढ़ता रहे। आप लोग छुट्टियों में या कहीं पर भी आप लोग घर पे हैं तो प्लीज़ ट्राई टू स्टडी, ट्राई टू मेंटेन योर स्टडी मटेरियल, और आप अपने नोट्स वगैरह बनाते रहें so that आप लोगों को लास्ट में दिक्कत ना हो। ठीक है? Hopefully I am able to explain you. We'll meet in the next class with the different software documents.